एक बार, बस एक बार हाँ कर दो ऋचा। कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर सब वैसे का वैसा हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि यह सब करने में तुम्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्षति नहीं पहुँचेगी। शुभम की बातें ऋचा के कानों तक तो पहुँच रही थी, परंतु शायद दिल तक नहीं पहुँच पा रही थी, या वह उन्हें अपने दिल में लगाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें उसकी हिम्मत नहीं है कि वह अपनी ज़िंदगी के नाटक का इतना अहम किरदार निभा सके। नहीं शुभम, यह सब मुझसे नहीं होगा। सॉरी, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती थी, परंतु मैं मजबूर हूँ। एक बार, बस एक बार ज़रा दिनेश की हालत के बारे में सोचो। तुम्हारा एकदम उसके थोड़े बचे जीवन में कुछ खुशियाँ ले आएगा। ऋचा ने शुभम की बात को सुनी अनसुनी करने का दिखावा किया, तो पर उसका मन दिनेश के बारे में ही सोच रहा था। उसने सोचा, रात दिन दिनेश की हालत के बारे में ही तो सोचती रहती हूँ, भला उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर यह सब मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी भावनाओं से अब और खिलवाड़ नहीं कर सकती। ऋचा को चुप देख शुभम निराशा मन वहाँ से चला गया और ऋचा फिर यादों की गहरी धुंध में खो गई। वह दिनेश से पहली बार एक मॉल में मिली थी, जब वे दोनों एक लिफ्ट में अकेले थे और लिफ्ट अटक गई थी। ऋचा को छोटी व बंद जगह में फंसने से घबराहट होने की प्रॉब्लम थी और वह लिफ्ट से रुकते ही जोर जोर से चीखने लगी। तब दिनेश उसकी यह हालत देखकर घबरा गया था और उसे संभालने में लग गया था। खैर, लिफ्ट ने तो कुछ देर बाद काम करना शुरू कर दिया था, परंतु इस घटना ने दिनेश और ऋचा को प्यार के बंधन में बांध दिया था। इस मुलाकात के बाद बातचीत और मिलने जुलने का सिलसिला चल निकला और कुछ ही दिनों बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। ऋचा अक्सर दिनेश के घर भी आती जाती रहती थी और दिनेश के माता पिता उसके भाई शुभम से भी उसकी अच्छी पड़ती थी। इसी बीच मौका पाकर एक दिन दिनेश ने अपने मन की बात सबको कह दी। मैं ऋचा के साथ शादी करना चाहता हूँ। किसी ने भी दिनेश की इस बात का विरोध नहीं किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। माँ, आज भी मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, लगता है अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, दिनेश ने कहा और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी इलाज के बाद भी जब पेट दर्द का यह सिलसिला 1-2 महीने तक चलता रहा, कुछ लक्षणों और फिर जांच पड़ताल के आधार पर एक दिन डॉक्टर ने कह ही लिया, आई एम सॉरी, इन्हें अमाशय का कैंसर है और यह भी अंतिम स्टेज का। अब इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। डॉक्टर के इस ऐलान के साथ ही ऋचा और दिनेश के प्रेम का अंकुर फलने फूलने से पहले ही बिखरता दिखाई देने लगा। आंसुओं की अविरल धारा और खामोशी, जब भी दोनों मिलते तो यही मंजर होता। सब खत्म हो गया ऋचा, अब तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। एक दिन दिनेश ने ऋचा को कह दिया। नहीं दिनेश, यदि वह आना चाहती है तो उसे आने दो, शुभम ने उसे टोकते हुए कहा। जितना जीवन बचा है उसे जी तो लो, वरना जीते जी मर जाओगे तुम। मैं चाहता हूँ इन 6 महीनों में तुम वह सब करो जो तुम करना चाहते थे। जानते हो, ऐसा करने में तुम्हें हर पल मौत का डर नहीं सताएगा। हो सके तो इस दुख की घड़ी में भी तुम स्वयं को इतना खुशमिजाज और व्यस्त कर लो कि मौत भी तुम तक आने से पहले एक बार धोखा खा जाए कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। जब तक जिंदगी है भरपूर जी लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम वादा करते हैं हम सब भी तुम्हें तुम्हारी बीमारी की गंभीरता का एहसास तक नहीं होने देंगे। भाई के इस ऐलान के बाद उनके घर का वातावरण आश्चर्यजनक रूप से बदल गया। मातम का स्थान खुशी ने ले लिया था। वे सब मिलकर छोटी से छोटी खुशी को भी शानदार तरीके से मनाते थे। वह चाहे किसी का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या फिर कोई त्यौहार, घर में सदा धूमधाम रहती थी। एक दिन शुभम ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी इच्छा थी कि आप दिनेश की शादी धूमधाम से करें। दिनेश आपका इकलौता बेटा है। मुझे लगता है कि आपको
अपनी यह इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए। माँ उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, देख शुभम, बाकी सब तो जो तू कह रहा है वह तो ठीक है, पर शादी नहीं। ऐसी स्थिति में दिनेश की शादी करना असंभव तो है ही नहीं, अनुचित भी है। फिर ऐसी अवस्था में कौन करेगा उससे शादी? दिनेश भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। फिर धूमधाम से शादी करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सारा पैसा तो दिनेश के इलाज में ही खर्च हो गया। माँ, मैंने कई बार दिनेश और ऋचा को शादी के सपने सजोते देखा है। मैं नहीं चाहता भाई ये तमन्ना लिए ही दुनिया से चला जाए। मैं उसे शादी के लिए मना लूँगा। फिर यह शादी कौन सी असली शादी होगी? यह तो सिर्फ खुशियाँ मनाने का बहाना मात्र है। बस आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं कल ही ऋचा के घर जाता हूँ। मुझे लगता है वह भी मान जाएगी। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। रही पैसों की बात, उनका इंतजाम भी हो जाएगा। मैं सभी रिश्तेदारों और मित्रों की मदद से पैसा जुटा लूँगा। कहकर शुभम ने ऋचा को फ़ोन किया कि वह उससे मिलना चाहता है। और आज जब शुभम ने ऋचा के सामने यह प्रस्ताव रखा तो ऋचा के जवाब ने शुभम को निराश ही किया था। परंतु शुभम ने निराश होना सीखा नहीं था। मैं दिनेश की शादी धूमधाम से करवाऊंगा और यह सारी खुशियां मनाऊंगा जो एक भाई अपने भाई की शादी में मनाता है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। शुभम अपने इरादे पर अडिग था। घर आते ही दिनेश ने शुभम से पूछा, क्या हुआ, ऋचा मान गई क्या? हाँ, मान गई। क्यों नहीं मानेंगी? वह आपसे प्रेम करती है। शुभम की बात सुनकर दिनेश के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई थी जो शुभम के इरादे को और मजबूत कर गया। शुभम ने दिनेश की शादी के आयोजन की इच्छा की और इसके लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत की सूचना सभी सोशल साइट पर पोस्ट कर दी। और इस पोस्ट का असर यह हुआ कि जल्द ही उसके पास शादी की तैयारियों के लिए पैसा जमा हो गए। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। घर में सभी खुश थे। बस एक शुभम की ही चिंता में डूबा हुआ था कि दुल्हन कहाँ से आएगी। उसने सबसे झूठ ही कह दिया था कि ऋचा और उसके घर वाले एक नाटकीय विवाह के लिए राजी हैं। पर अब क्या होगा, यह सोचकर शुभम बहुत परेशान था। मैं एक बार फिर ऋचा से रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद वह मान जाए। सोचकर शुभम फिर ऋचा के घर पहुँचा। बेटा, हम तुम्हारे मनोभावों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम तुम्हें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर ऋचा को मनाना हमारे बस की बात नहीं। हमें लगता है कि दिनेश के अंतिम क्षणों में उसे मौत के मुंह में जाते हुए पर मुस्कुराते हुए वह नहीं देखना चाहेगी। शायद इसीलिए वह तैयार नहीं है। वह बहुत संवेदनशील है। ऋचा की माँ ने शुभम को समझाते हुए कहा, पर दिनेश, उसका क्या दोष है जो प्रकृति ने उसे इतनी बड़ी सजा दी है? यदि वह इतना सहन कर सकता है तो क्या ऋचा थोड़ा भी नहीं? शुभम बिफर पड़ा। नहीं, यह आप सोच रहे हो। ऋचा का दर्द भी दिनेश से कम नहीं है। वह भी बहुत सहन कर सकती है। दिनेश तो यह संसार छोड़कर चला जाएगा और उसके साथ साथ उसके दुख भी। परंतु ऋचा को तो इस दुख के साथ सारी उम्र जीना है। उसकी हालत तो दिनेश से भी ज़्यादा दयनीय है। ऐसी स्थिति में हम उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते। फिर हमें समाज का भी ख्याल रखना है। शादी और उसके तुरंत बाद ही दिनेश की मृत्यु, वैधव्य की छाप भी तो लग जाएगी ऋचा पर। आएंगे कि यह एक नाटक था। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ऋचा की माँ ने शुभम को समझाने की कोशिश की। उस दिन पहली बार शुभम को दिनेश से भी ज़्यादा ऋचा पर तरस आया, लेकिन यह उसकी समस्या का समाधान नहीं था। तभी उसके तेज दिमाग ने एक हल निकाल ही लिया। वह बोली, आंटी जी, बीमारी की वजह से इन दिनों दिनेश को कम दिखाई देने लगा है।
ऐसे में हम ऋचा की जगह उससे मिलती जुलती किसी अन्य लड़की को ही दुल्हन बना सकते हैं। दिनेश को यह एहसास भी नहीं होगा कि दुल्हन ऋचा नहीं बल्कि कोई और है। यदि आपकी नज़र में ऐसी कोई लड़की हो तो बताइएगा। हाँ है, ऋचा की एक सहेली ईशानी बिल्कुल ऋचा जैसी दिखती है। वह अक्सर नाटकों में भाग लेती रहती है। पैसों की खातिर वह इस काम के लिए भी तैयार हो जाएगी। शादी का दिन आ पहुंचा। विवाह की सभी रस्में घर के पास ही एक गार्डन में होनी थी। दिनेश दूल्हा बनकर तैयार था और अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहा था। ईशानी भी दुल्हन बनकर आ गई। हंसी खुशी शादी की सारी रस्में निभाई जाने लगी। दिनेश बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह कुछ ही दिनों का मेहमान है। फेरे शुरू होते ही दिनेश को चक्कर आने लगे। दिनेश को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां उसे तुरंत आईसीयू में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद दिनेश नहीं रहा, परंतु जाते समय उसके होठों पर मुस्कान थी।